Hi everyone, welcome to the second video of the series System Design Concepts. Usually जब लोग सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं फेलियर। सब बोलते हैं सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट कोई ये नहीं बताता कि किस टाइप का फेलियर होगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, फॉल्ट। कोई ये डिस्कस नहीं करता कि फॉल्ट क्या होगा, फॉल्ट कहाँ से आएगा और कौन सा फॉल्ट आगे जाके फेलियर बन सकता है। क्या वो सॉफ्टवेयर फॉल्ट होगा जो क्रैश करेगा, डिपेंडेंसी फॉल्ट होगा जो स्लो हो जाएगा, कैस्केडिंग फेलियर होगा जो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करेगा, या सिर्फ एक मशीन का हार्डवेयर फॉल्ट होगा। सिर्फ वर्ड फेलियर बोल देना काफी नहीं होता जब तक आप ये विजुअलाइज नहीं कर पाओ कि कौन सा फॉल्ट होगा और वो कैसे फेलियर बनेगा। आप प्रॉपर डिजाइन नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम फेलियर्स को सिर्फ नाम से नहीं, फॉल्ट और फेलियर दोनों को टाइम के साथ समझेंगे, ताकि जब आगे जाके हम कुछ डिजाइन कर रहे होंगे तो आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओ यहाँ पे कौन सा फॉल्ट आ सकता है और वो कौन सा फेलियर कॉज करेगा। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपकी फॉल्ट और फेलियर दोनों को समझने की बेस बिल्ड करेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, रिलायबिलिटी मीन्स योर सॉफ्टवेयर कीप्स वर्किंग इवन व्हेन प्रॉब्लम्स हैपन। यूजर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दैट द ऐप डज व्हाट दे आस्क्ड फॉर, इट डज नॉट क्रैश। अगर यूजर्स मिस्टेक करें तो भी इट वर्क्स फास्ट एनफ और उनकी डेटा सेफ रहे। ये चार एक्सपेक्टेशंस होते हैं। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल ले लो आप, एटीएम मशीन। इवन इफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करता है या फिर कुछ यूजर्स रॉन्ग बटन्स प्रेस करते हैं, मनी शुड नॉट डिसअपियर। जैसे एक रिलायबल कार रोड के खराब होने से अचानक से नहीं रुक जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉल्ट इज नॉट इक्वल टू फेलियर। तो फॉल्ट क्या है? फॉल्ट इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इनसाइड द सिस्टम और वो एक्सटर्नल यूजर को फील नहीं होता है। इट इज एन इंटरनल प्रॉब्लम। फेलियर क्या है? फेलियर इज व्हेन द एक्सटर्नल यूजर फील्स द प्रॉब्लम। उनको पता चलने लगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है जो उनके लिए विजिबल हो। तो जो अच्छे सिस्टम्स होते हैं दे अलाउ फॉल्ट्स बट दे अवॉइड फेलियर्स। एक एनालॉजी से समझो, जैसे अगर टायर पंक्चर होता है, 12 व्हीलर जो बड़ा गाड़ी होता है, उसके पीछे वाले व्हील में अगर एक चक्का पंक्चर भी हो जाए, गाड़ी फिर भी चलती रहेगी। तो दैट इज अ फॉल्ट। कार स्टॉप्स इन द मिडल ऑफ द हाईवे, तो वो फेलियर, दैट इज विजिबल। तो यू कैन से लाइक स्पेयर टायर अगर है गाड़ी में तो वो फॉल्ट टॉलरेंट बनाता है उसको। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स इन सॉफ्टवेयर सिस्टम? हार्डवेयर फॉल्ट, सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स, ह्यूमन फॉल्ट्स। एक एक करके सबको देखते हैं। हार्डवेयर मीन्स फिजिकल थिंग्स लाइक मशीन्स, डिस्क, केबल्स। डिस्क क्रैश क्या होता है? जब हार्ड डिस्क अचानक से काम करना बंद कर देती है, दैट इज अ डिस्क क्रैश। सिंपल एग्जांपल ले लो, तुम्हारा लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा है, सारे फाइल्स गायब हो गए। पावर फेलियर क्या है? जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, दैट इज अ पावर फेलियर। जैसे कंप्यूटर शट डाउन सडनली, वेबसाइट गोज डाउन, नेटवर्क केबल अनप्लग्ड क्या हो गया? इसका मतलब है किसी ने गलती से डिस्कनेक्ट कर दिया नेटवर्क केबल। जैसे वाईफाई राउटर केबल जब पुल आउट हो जाता है, देन इंटरनेट स्टॉप्स वर्किंग। एक और एग्जांपल सोच लो कि सर्वर इज रनिंग बट यूजर्स कैन नॉट रीच इट। मतलब मोबाइल है तुम्हारे पास बट मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं है। नेक्स्ट इज क्लाउड वीएम डिसअपियर्स। ये देखने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे व्हाट इज अ वर्चुअल मशीन। आगे जाके जबकि हम क्लाउड वाले प्लेस में ये चीज देखेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा सा समझ लो। देखो, वर्चुअल मशीन is a computer inside a computer. Behaves like a real computer, but it is not a physical machine. एक नॉर्मल कंप्यूटर में सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज या लिनक्स होता है। उसी तरह वर्चुअल मशीन में वर्चुअल सीपीयू, वर्चुअल रैम, वर्चुअल डिस्क, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बट ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, नॉट रियल हार्डवेयर। क्या एनालॉजी से समझो, तुम्हारा एक फोन है, दैट विल बी इक्वल टू वन फिजिकल मशीन। उसमें जो एप्स हैं वो हो गए वर्चुअल मशीन्स, स्मॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट्स जो यूज कर रहे हैं तुम्हारे मोबाइल का स्टोरेज, रैम, बैटरी ऑफ योर फोन। तो अंडरलाइन जो भी हार्डवेयर यूज हो रहा है तो तुम्हारे मोबाइल का हो रहा है। सो योर मोबाइल इज द मेन कंप्यूटर, इज द होस्ट, और जो उसके ऊपर चल रहा है एप्स, दैट इज द वर्चुअल मशीन यू कैन से। तो हर एक ऐप सेपरेटली रन करता है। जब ऐप क्रैश होता है, मोबाइल नहीं क्रैश होता है, इट्स ओनली द ऐप। क्लाउड एग्जाम्पल अगर देखें, तुम कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर पे जाते हो जैसे AWS, Azure या गूगल क्लाउड, और वहाँ इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, हाउ डू यू डू इट? यू क्लिक क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो विद इन 1 minute you get one Linux server with IP address, disk,
सो यू आर रेडी टू रन योर ऐप। तुमको एक वर्चुअल मशीन मिल जाता है, बट तुमको कोई फिजिकल सर्वर नहीं मिला है। इट इज क्रिएटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर, दैट इज अ वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन हम क्यों यूज करते हैं? टू सेव मनी, टू यूज हार्डवेयर बेटर। देखो, ऐसे तुम्हारे हार्डवेयर में हो सकता है सीपीयू 40% ही यूटिलाइज हो रहा हो और मेमोरी भी उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो वो एफिशिएंट यूज ऑफ हार्डवेयर नहीं हुआ, क्योंकि पैसे तो वैसे भी हार्डवेयर के लग ही रहे हैं। इसलिए वर्चुअल मशीन्स आर यूजफुल, क्योंकि तुम एक हार्डवेयर में बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स बना के बहुत सारा सर्वर्स रन कर सकते हो। एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट सर्वर्स क्विकली टू आइसोलेट योर एप्लीकेशंस। जैसे एक मशीन के अंदर तुमने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया है, और वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वर्चुअल एनवायरनमेंट है, उसमें तुम डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस रन कर रहे हो, तो सब अलग अलग हैं, दे आर आइसोलेटेड। अंडरलाइंग हार्डवेयर सब एक ही यूज कर रहा है, बट दे आर आइसोलेटेड। और जितना जगह बचा है एक हार्डवेयर में जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसमें तुम दूसरा तरह का वर्चुअल मशीन रन कर लो। सो इट इज रियली हैंडी। लेकिन वर्चुअल मशीन टेम्प्रोरी है, हाँ, वो क्रैश कर सकता है। अगर तुम 10 फिजिकल सर्वर्स यूज करोगे, दैट विल बी कॉस्टलियर। बट इफ यू यूज वन बिग सर्वर और उसमें 10 वर्चुअल मशीन बनाओ, तो वो चीप होगा। और उस पर से अगर तुम्हारा खुद का हार्डवेयर रहेगा, उसको मेंटेन तुम्हें वो करना पड़ता है। अगर हम क्लाउड वाला लेते हैं तो मेंटेन करने का झमेला अपना नहीं होता है। सो जो हमारा प्रॉब्लम था, क्लाउड वर्चुअल मशीन डिसअपियर्स, इसका मतलब ये कि क्लाउड सिस्टम्स में वर्चुअल मशीन स्टॉप हो सकता है, गायब हो सकता है विदाउट वार्निंग। क्यों? क्योंकि उसका जो अंडरलाइंग होस्ट मशीन होगा, हो सकता है वो फेल कर गया हो, या फिर मेंटेनेंस चल रही हो। जैसे अगर किसी क्लाउड प्रोवाइडर पे तुम हो जिसमें वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हो, उसकी अगर मेंटेनेंस चल रही है, तो उसका तो जब मन करेगा वो करेगा ना, क्योंकि वो वर्चुअल मशीन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो क्लाउड प्रोवाइडर्स कंट्रोल करते हैं, राइट? सो उसमें भी वीएम डिसअपियर कर सकता है। और अगर जो अंडरलाइन हार्डवेयर है उसमें कुछ इशू है, सच में इशू है, दैट कैन ऑल्सो बी वन रीजन। मेन बात ये है कि इफ यू हैव वन कंप्यूटर, तो प्रॉब्लम्स आर रेयर। अगर 10,000 कंप्यूटर्स है तुम्हारे पास, तो प्रॉब्लम्स हैपन एवरी डे, नॉट बिकॉज मशीन्स आर बैड, बट बिकॉज नंबर्स आर बिग। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अगर सिस्टम रहेगा तो पता नहीं चलता प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारे सिस्टम्स रहेगा तो पता चलता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कंप्यूटर 5 साल में एक फेलियर शो कर सकता है, तो एक कंप्यूटर में फेलियर रेयर है बिफोर 5 ईयर्स। बट अगर 10,000 कंप्यूटर हैं, तो फेलियर्स आर स्प्रेड अक्रॉस मशीन्स। आज डिस्क फेलियर हो सकता है ऑन कंप्यूटर 234, कल पावर इशू हो सकता है ऑन कंप्यूटर 8912, परसों नेटवर्क इशू हो सकता है ऑन कंप्यूटर 120। कुछ ना कुछ डेली ब्रेक करते रहेगा, एंड वी नोटिस देम मोर व्हेन देयर आर मोर मशीन्स। तो प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन भी है। कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। पहला है बैकअप। बैकअप इज इक्वल टू सेव्ड कॉपी ऑफ डेटा विच कैन बी यूज लेटर। अगर कुछ फेल करता है, सिस्टम स्टॉप हो जाती है, बट डेटा इज रीस्टोर्ड लेटर। एग्जाम्पल्स हैं गूगल ड्राइव बैकअप, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बैकअप, नाइटली डेटाबेस बैकअप। बैकअप्स ओनली हेल्प इन रिकवरी। जो सिस्टम डाउन हो गया उसको इंस्टेंटली अप एंड रनिंग नहीं बना पाएगा। इट इज ओनली फॉर डेटा रिकवरी। नेक्स्ट इज रिडंडेंसी। इट मीन्स हैविंग एक्स्ट्रा यूनिट्स रनिंग एट द सेम टाइम। ओके, मेरे पास 2 डिस्क हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं, तो अगर एक क्रैश हो भी जाता है, दूसरा चलता रहेगा। इफ आई हैव 2 पावर सप्लाईज इन वन सर्वर, और इफ आई हैव 2 सर्वर्स रनिंग द सेम ऐप, ये सब क्या कर रहा है? रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है कि एक गया भी तो दूसरा काम करता रहेगा। जैसे स्पेयर टायर हमारे व्हीकल में, अगर एक बर्स्ट हो भी जाए तो व्हीकल मूव करता रहेगा। रिडंडेंसी में क्या हो रहा है ना, कि कोई वेटिंग टाइम नहीं हो रहा है, डाउन टाइम नहीं है, बट बैकअप में डाउन टाइम है। क्यों? क्योंकि देखो, बैकअप में जो डेटा है वो हम रिकवर करेंगे, उसके बाद उस डेटा से वापस से मशीन को स्टार्ट करेंगे, उसमें वो डेटा को ऐड करेंगे, तब मशीन अप एंड रनिंग होगा। इसमें क्या है, मशीन चलते हुए भी अगर एक बंद हो गया, दूसरा लगा हुआ है, तो इसीलिए इसमें कोई डाउन टाइम नहीं जाएगा, बट बैकअप में जाता है डाउन टाइम। थोड़ा सा और डिफरेंस देख लो। ये इंस्टेंट होता है, ये स्लो होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, ये चीपर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक और मशीन सब डबल डबल नहीं रख रहे हैं, बट उसका कॉन्स भी है कि ये स्लो है, इसमें डाउन टाइम है। इसमें देखो एक्सपेंसिव है, तो उसके फायदे भी इसको मिल रहे हैं। अगर इसको समराइज करें, यू कैन से रिडंडेंसी सेव्स अवेलेबिलिटी एंड बैकअप सेव्स डेटा। अवेलेबिलिटी क्या है? इज द सिस्टम अप एंड यूजेबल व्हेन द यूजर वांट्स टू यूज इट। अगर तुमने कोई वेबसाइट ओपन किया, पेज लोड हो रहा है, दैट वेबसाइट इज अवेलेबल। अगर पेज लोड नहीं हुआ उस वेबसाइट का, इट शोज एरर, मतलब वेबसाइट इज नॉट अवेलेबल। इवन इफ तुम्हारा डेटा करेक्ट है, कोड करेक्ट है, फिर भी वो अवेलेबल नहीं है। So you can say availability is not about how good the system is, but if the system is up when the users open it or when the users need it. So availability is about that. और last solution है यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स। इसमें
Instead of one server, I will have extra servers as well. जैसे let's say server A is main server, server B is extra server. They both are running. अगर server A dies, server B will handle user and website stays online. जैसे अगर दो शॉपकीपर्स हैं, अगर एक बीमार भी हो गया, शॉप इज स्टिल ओपन. सो व्हाट इज द जस्ट अबाउट हार्डवेयर फॉल्ट्स? हार्डवेयर विल ऑलवेज फेल. रिडंडेंसी सिस्टम्स को रनिंग रखता है, बैकअप, सेव्स डेटा आफ्टर फेलियर, और जो स्मार्ट सिस्टम्स होते हैं वो दोनों यूज करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स. पहला क्या है? बग. बग इज रॉन्ग लॉजिक इन कोड. देखो, कंप्यूटर वही कर रहा है जो तुमने उससे बोला करने को. वो कुछ गलत नहीं करना है, वो तुम्हारे ही लॉजिक में गड़बड़ी है. एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं बिल कैलकुलेट कर रही हूँ, तो बिल कैसे होगा? प्राइस क्रॉस क्वांटिटी. बट लॉजिक में मैंने क्या रखा है? प्राइस प्लस क्वांटिटी. मेरे लॉजिक में ही गड़बड़ है. होगा क्या इससे? इन प्रोडक्शन रॉन्ग इनवॉइसेस होंगे, रॉन्ग बैलेंसेस होगा, रॉन्ग रिपोर्ट्स होंगे, एंड बिजनेस का लॉस होगा. नेक्स्ट इज मेमोरी लीक्स. मेमोरी लीक का मतलब है कि तुम्हारा ऐप मेमोरी को होल्ड किए हुए है और कभी रिलीज नहीं कर रहा है. जरूरत नहीं है तो भी मेमोरी को वो पकड़े हुए और छोड़ नहीं रहा है. ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? रैम फिल हो जाएगा, ऐप स्लो हो जाएगा, और फिर क्रैश भी कर जाएगा. एग्जाम्पल देखो, ये जो लिस्ट है उसमें डेटा भरते जा रहा है, लिस्ट इज इंक्रीजिंग एंड मेमोरी ईट किए जा रहा है फॉर एवरी आइटम इन द लिस्ट. और कोड में इसको क्लियर करने का भी नहीं है, बस फिल हो रहा है, रिमूव नहीं हो रहा है. तो ये मेमोरी होल्ड करके बैठे रहेगा और रिलीज भी नहीं करेगा. इसका फिक्स क्या हो सकता है? डोंट स्टोर फॉर एवर, यूज कैश विद सम लिमिट और एक्सपायरी. कुछ टाइम पे जाके वो लिस्ट को क्लियर भी करो जो जो आइटम्स प्रोसेस हो चुका है. और जावा में जैसे होता है ट्राई विथ रिसोर्सेज, अवॉइड यूजिंग स्टैटिक ग्रोइंग लिस्ट. डॉट क्लियर करके मेथड होता है, यूज हो गया है एलिमेंट्स तो उसको हटाओ भी. नेक्स्ट है इन्फिनाइट लूप्स. ये देखो, पहले भी हमने देखा था, यहाँ भी इन्फिनाइट लूप लगा हुआ था. An infinite loop is when code runs forever and never stops. It can eat CPU, block threads, and freeze the system. Real system पे impact क्या होता है इसका? CPU becomes 100%, other requests will slow down, or they will even time out. सर्वर लगेगा कि डाउन हो गया है, even if it is running. तो देखो, इट कैन हैव दैट मच इम्पैक्ट. तो इसको फिक्स करने का क्या क्या हो सकता है? ऑलवेज हैव एन एग्जिट कंडीशन. टाइम आउट लगाओ कि अगर कोई कोड चल रहा है तो वो 5 सेकंड या 10 सेकंड में उसको फिनिश हो जाना है. अनलिमिटेड टाइम मत दो रन करने की. और वॉचर्स लगाओ, जैसे मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो मार्केट में आते हैं, ग्राफाना. ये क्या करते हैं कि कुछ मेट्रिक्स होते हैं सिस्टम का, जैसे CPU यूजेज, मेमोरी यूजेज, रिस्पॉन्स टाइम. वो सारा मॉनिटरिंग टूल्स मॉनिटर करते रहेंगे. मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं और उसको देख के तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ कुछ गड़बड़ जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंडेंसी फेलियर. अगर तुम्हारा सर्विस डिपेंड्स ऑन अनदर सर्विस, लेट्स से तुम्हारा ऑर्डर सर्विस डिपेंड्स ऑन पेमेंट सर्विस या डेटाबेस या SMS सर्विस या ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सर्विस. अगर डिपेंडेंसी स्लो हो जाए या डाउन हो जाए या इट इज रिटर्निंग एरर्स, देन योर सर्विस सफर्स टू. तो अगर ऑर्डर सर्विस कॉल किया पेमेंट सर्विस को एंड पेमेंट सर्विस इज डाउन, देन ऑर्डर्स कैन नॉट बी कंप्लीटेड. मेरा ऑर्डर सर्विस भी सफर कर रहा है. तो इसके लिए क्या क्या फिक्स हो सकता है? टाइम आउट, जैसा हमने अभी भी देखा. इन्फिनाइट टाइम मत दो रन करने के लिए, कुछ टाइम आउट लगाओ कि ऑर्डर सर्विस को यहाँ से रिस्पॉन्स लेके वापस आ जाना है, सच दैट फॉर एवर वो वेट ना करता रहे. फिर रिट्राइज विथ लिमिट. तो मान लो ये एक रिक्वेस्ट यहाँ पे किया और अगर उसको आंसर नहीं मिला विद इन सम अमाउंट ऑफ टाइम, तो ठीक है, एक बार और फिर से रिट्राई कर लो. अब रिट्राई करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा इन्फिनाइट टाइम्स रिट्राई करते रहो, वो फिर अलग इशू हो जाएगा. सो रिट्राइज विथ लिमिट की लिमिट रखो. 3 अटेम्प्ट या फिर 4 अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे. लेकिन हाँ, इन्फिनाइट वेटिंग टाइम वहाँ नहीं रहेगा फिर. और मान लो जैसे वो इंटरमिटेंट फेलियर था पेमेंट सर्विस का, लेट से नेटवर्क चला गया था थोड़े टाइम के लिए, तो रिट्राई करने से वी आर एबल टू कनेक्ट बैक, तो रिस्पॉन्स भी लेके आ जाएंगे वापस. और फॉल बैक क्या होता है कि अगर मेन ऑप्शन फेल करता है, यूज अनदर ऑप्शन. अगर UPI इज नॉट वर्किंग, देन वी यूज कैश, दैट इज अ फॉल बैक. तो अगर पेमेंट सर्विस डाउन है तो इंस्टेड ऑफ हैंगिंग द यूजर, क्योंकि ऑर्डर सर्विस रिस्पॉन्स कब देगा यूजर को? जब इसके पास यहाँ से रिस्पॉन्स आ गया होगा. तो अगर ये डाउन है, ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इन्फिनाइटली वेट करने की जगह खुद भी वेट नहीं कर रहा है, यूजर को भी वेट करवा रहा है, उसके जगह कुछ और बोल दे, जैसे पे लेटर और कैश ऑन डिलीवरी, ऑर्डर सेव, कंप्लीट पेमेंट लेटर, कुछ भी इसको बोल दे. यूजर एक्सपीरियंस तो इतना बुरा ना हो. इंस्टेड ऑफ हैंगिंग यूजर और शोइंग एरर आफ्टर लॉन्ग वेट,
उससे अच्छा ये काम करो। और चौथा ऑप्शन है सर्किट ब्रेकर। इसको हम आगे चल के भी डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए समझ लो। इसका मतलब होता है स्टॉप कॉलिंग अ ब्रोकन सर्विस। बोले तो सर्किट ब्रेकर बताता है सॉफ्टवेयर को टू स्टॉप नॉकिंग ऑन अ ब्रोकन डोर। यहाँ पे ऑर्डर सर्विस को सर्किट ब्रेकर बताता है टू स्टॉप शिपिंग ऑन पेमेंट सर्विस इफ इट इज ब्रोकन। सर्किट ब्रेकर को समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले एग्जांपल से, वो बेस्ट है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो अगर सब कुछ नॉर्मल है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है घर में, जब घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो ब्रेकर कर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो जाती है। इससे घर सेफ रहता है। मतलब ऐसा कि अगर कोई सर्किट है, ये इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट बोर्ड है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सर्किट क्लोज है, अगर वो कर गया, यहाँ पे क्रॉस बन जाएगा, तो ये सर्किट नहीं रहता है, फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर रहा होता है। इससे क्या होता है, घर सेफ रहता है। एंड फिर जब प्रॉब्लम सही हो जाता है, फिर हम ब्रेकर ऑन कर देते हैं और ये सर्किट वापस से कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली ऐसा सोचो कि अगर हमारा फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है और फूड डिलीवरी एप्लीकेशन में पेमेंट सर्विस होता है। नॉर्मल फ्लो में यूजर ऑर्डर करता है, ऑर्डर सर्विस पेमेंट सर्विस को कॉल करता है। पेमेंट सर्विस अगर सही काम करता है तो रिस्पॉन्स देता है, जैसे पेमेंट हैज बीन मेड या ऑर्डर कंप्लीट हो गया। इस केस में सर्किट क्लोज है और कॉल्स टू पेमेंट सर्विस अलाउड होती हैं। ठीक है, हैप्पी बात। जब पेमेंट सर्विस स्लो हो जाए, मान लो पेमेंट सर्विस रिस्पॉन्स देने में 10 सेकेंड ले रहा है, इस सिचुएशन में ऑर्डर सर्विस को रिस्पॉन्स के लिए वेट करना पड़ रहा है। अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है यहाँ से, तो ऑर्डर सर्विस के मल्टीपल थ्रेड्स पेमेंट सर्विस का रिस्पॉन्स के लिए वेट करते रहेंगे। धीरे धीरे ऑर्डर सर्विस की सारी थ्रेड्स ब्लॉक हो जाएगी। इस वजह से ऑर्डर सर्विस और भी स्लो हो जाता है और पूरा सिस्टम सफर करने लगता है। तो हम सर्किट ब्रेकर लगाएंगे यहाँ पे ऑर्डर सर्विस में, कॉन्फ़िगर करेंगे, पेमेंट सर्विस में नहीं। बिकॉज ऑर्डर सर्विस को रोकना है कि तुम पेमेंट सर्विस का गेट मत नॉक करो, तो सर्किट ब्रेकर को ऑर्डर सर्विस में होना है। अब ऑर्डर सर्विस यूजर को फास्ट रिस्पॉन्स देने लगता है, जैसे पेमेंट करेंटली अनअवेलेबल या कैश ऑन डिलीवरी ओनली। कैसे ये करने लगता है, ऑर्डर सर्विस रिक्वेस्ट पेमेंट सर्विस पे भेजता ही नहीं है, सर्किट कर देता है। तो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स ऑर्डर सर्विस से ही रिटर्न करना है। लाइक पेमेंट करेंटली अनअवेलेबल या कैश ऑन डिलीवरी, वो पेमेंट सर्विस तक जाता ही नहीं है। जब इसने देखा कि पेमेंट सर्विस से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसमें कॉन्फ़िगर्ड सर्किट ब्रेकर ने देखा कि पेमेंट सर्विस से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उसने फिर आगे रिस्पॉन्स सेंड करना बंद कर दिया, सर्किट को तोड़ दिया। सर्किट टूट गया है, अभी देखो ओपन है। अभी सर्किट ब्रेकर का काम होता है अपने सर्विस को दूसरे सर्विस की प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करना है। इसलिए ऑर्डर सर्विस अपने अंदर सर्किट ब्रेकर लगाता है। ऑर्डर सर्विस डिसाइड करता है मैं पेमेंट सर्विस को कॉल करूं या नहीं। इसका फायदा क्या है, इससे पेमेंट सर्विस को रिकवर होने का टाइम मिलता है, उस पर लोड कम हो जाता है और ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है। कुछ टाइम बाद ऑर्डर सर्विस सारे रिक्वेस्ट जो वेटिंग है उन सबको नहीं, बट उनमें से जस्ट फ्यू 5 to 10 रिक्वेस्ट को पेमेंट सर्विस के पास भेजेगा और देखेगा कि अभी पेमेंट सर्विस इज एबल टू रिस्पॉन्ड करेक्टली और नॉट। अगर पेमेंट सर्विस फिर से सही रिस्पॉन्स देने लगा है तो फिर ये वापस से जुड़ जाएगा और सर्किट क्लोज हो जाएगा। बट अगर नहीं तो पेमेंट सर्विस को रिकवर होने का और टाइम देगा और तब तक के लिए वो पेमेंट अनअवेलेबल या फिर जो भी हमने कॉन्फ़िगर करा है उस तरह का रिस्पॉन्स यूजर देते जाएगा, ताकि यूजर को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो इससे हुआ क्या, फाइनली सिस्टम अलाइव रहता है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर सर्विस अलाइव रहा इवन ए पेमेंट सर्विस वॉज डाउन, बिकॉज अगर वो भेजते रहता रिक्वेस्ट सर्विस को तो कुछ टाइम में ऑर्डर सर्विस भी डाउन हो जाता। और क्या फायदा हुआ, थ्रेड्स फ्री रहती हैं ऑर्डर सर्विस के, वेबसाइट हैंग नहीं होती है, यूजर्स को फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है और टाइम आउट नहीं होता है। नेक्स्ट इज कैस्केडिंग फेलियर्स। ये क्या है, अ स्मॉल फॉल्ट इन वन सर्विस स्प्रेड्स एंड मेक्स अदर सर्विसेज फेल। जैसे अगर इस ग्रुप ऑफ सिस्टम्स में ये एक सर्विस डाउन हो जाता है और उस पर डिपेंडेंट था ये सर्विस, इस पे डिपेंडेंट था ये, इस पे डिपेंडेंट था ये, तो एक अगर डाउन हुआ और अदर सर्विसेज आर वेटिंग फॉर इट्स रिस्पॉन्स, तो इंटायर सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। जैसे ट्रैफिक जैम में एक एक्सीडेंट स्लो कर देता है एक लेन, तो और व्हीकल्स कार्स पाइल अप हो जाते हैं उस जगह पे और फिर इस तरह पूरा एरिया स्टक हो जाता है। सिमिलर स्टोरी यहाँ पे देखो, पेमेंट सर्विस अगर स्लो हो जाती है, ऑर्डर सर्विस रिक्वेस्ट सेंड करता है और वेट करते रहता है, उसके थ्रेड्स ब्लॉक हो गए,
तो फिर ऑर्डर सर्विस कैन नॉट हैंडल न्यू ऑर्डर्स, यूजर रिट्राई करते हैं और रिक्वेस्ट भेजते हैं और भी लोड डालते हैं ऑर्डर सर्विस पे। तो ऑर्डर सर्विस पे जो जो डिपेंडेंट और भी सर्विसेज थे लाइक इन्वेंट्री सर्विस या शिपिंग सर्विस, वो सब भी फेल करने लगते हैं। स्लोली फुल सिस्टम आउटेज हो जाता है। इसको कहते हैं कैस्केडिंग फेलियर। तो फिक्स कैसे कर सकते हैं? कुछ ऑप्शन है हमारे पास। टाइम आउट, बात करा हमने, फॉरएवर वेट मत करो, कुछ टाइम लगाओ कि उतने में रिस्पॉन्स आया तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ और रिस्पॉन्स अपने आगे वाले को भेज देंगे। नेक्स्ट है बल्क हेड। हेड का सिंपल मतलब होता है सेपरेशन। एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले बोलो तो व्हाट इज अ थ्रेड पूल? थ्रेड पूल का मतलब है थ्रेड्स का ग्रुप। थ्रेड मतलब एक वर्कर, तो थ्रेड पूल का मतलब वर्कर्स की टीम। ऑर्डर सर्विस के पास एक फिक्स नंबर ऑफ थ्रेड पूल होता है। ये थ्रेड्स डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। ऑर्डर सर्विस के पास एक फिक्स नंबर का थ्रेड पूल होता है। ये थ्रेड्स डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं, लाइक यूजर्स जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसको हैंडल करना, पेमेंट सर्विस कॉल करना, ऑथेंटिकेशन या फिर इन्वेंट्री जैसा काम करना। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है तो इन्वेंट्री से जाके वो -1 या -2 जितना क्वांटिटी ऑर्डर हुआ है वो करना। सो ये सारा काम थ्रेड्स करते हैं। विदाउट बल्क हेड क्या होगा? मान लो ऑर्डर सर्विस के पास एक बड़ा थ्रेड पूल है और कोई सेपरेशन नहीं है, तो जो भी थ्रेड फ्री होता है वो किसी भी काम के लिए यूज हो जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे। अगर बहुत सारी यूजर रिक्वेस्ट आ जाती हैं तो सर्विस पेमेंट सर्विस को कॉल करता है। अगर पेमेंट सर्विस स्लो हो जाती है तो ऑर्डर सर्विस के सारे थ्रेड्स पेमेंट सर्विस का वेट करते ही रहते हैं। तो थ्रेड पूल के जो सारे थ्रेड्स थे वो ब्लॉक हो गए, कोई थ्रेड फ्री नहीं बचा। रिजल्ट, ऑर्डर सर्विस हैंग हो जाता है, बाकी काम नहीं हो पाता है, जैसे इन्वेंट्री वाला पूरा सिस्टम सफर करने लगता है। ये हो गया कैस्केडिंग फेलियर। तो बल्क हेड पैटर्न सॉल्व कैसे करता है इसको? हम लोग पूल को डिवाइड करेंगे डिफरेंट थ्रेड पूल्स में। हम थ्रेड पूल को अलग अलग छोटे थ्रेड पूल्स में डिवाइड कर देते हैं। हर पूल एक स्पेसिफिक काम के लिए होता है। अगर सोचो कि टोटल थ्रेड्स मेरे पास 1 लाख है, जिसमें से 20,000 थ्रेड्स पेमेंट सर्विस के लिए, मतलब लेट्स से ये जो पूल है, ये कंपार्टमेंट में जितने थ्रेड्स हैं 20,000 थ्रेड्स, वो है पेमेंट सर्विस के लिए। नेक्स्ट 20 के या फिर जो भी नंबर इस कंपार्टमेंट या इस थ्रेड पूल के हैं, वो लेट्स से इन्वॉल्व है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में। ये वाला इन्वॉल्व है इन्वेंट्री सर्विस के लिए, और बाकी जो है दे आर फॉर हैंडलिंग यूजर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह करके हमने एक थ्रेड पूल को मल्टीपल पूल्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या होता है, पेमेंट सर्विस अगर स्लो हो जाए तो सिर्फ पेमेंट वाला थ्रेड पूल, ये वाला, ये कंपार्टमेंट के जो थ्रेड्स हैं 20 के, वो ब्लॉक रहेंगे। बाकी थ्रेड पूल्स के थ्रेड्स फ्री रहेंगे, अपना अपना काम करते रहेंगे। ऑर्डर सर्विस पूरी तरह हैंग नहीं होती है। पेमेंट सर्विस की जो प्रॉब्लम है वो पेमेंट सर्विस तक ही लिमिटेड रहेगी, पूरा ऑर्डर सर्विस अफेक्ट नहीं होगा। कैस्केडिंग फेलियर अवॉइड हो जाता है। जैसे शिप के अंदर अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स होते हैं, अगर एक कंपार्टमेंट में पानी भर जाए तो बाकी कंपार्टमेंट सेफ रहते हैं। उसी तरह बल्क हेड भी फेलियर को आइसोलेट करता है। बल्क हेड हमने देख लिया, सर्किट ब्रेकर हमने देख लिया है। रेट लिमिटिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रेट लिमिटिंग मीन्स allow only a fixed number of requests in a given time and not everyone is allowed at the same time. एग्जाम्पल सोचो, ATM मशीन, ATM में बस one person is allowed at a time, others must wait outside, and ATM does not allow 100 people to enter together. Thus, if I say my order service can safely handle 100 requests per second, for example, तो मैंने रेट लिमिटिंग रूल बनाया है यहाँ पे टू अलाउ ओनली 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। अगर एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट है तो रिजेक्ट हो जाएगा या तो डिले हो जाएगा एज पर माई डिसीजन, जो रूल मैंने डिसाइड करा वहाँ पे। तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि कितनी रिक्वेस्ट आनी चाहिए, अलाउ होनी चाहिए 1 सेकेंड में। अगर उससे ज्यादा है तो भी क्या करना है वो भी हम डिसाइड करते हैं। तो हमने बस लिमिटेड रिक्वेस्ट को ऑर्डर सर्विस पे आने दिया, तो उससे ऑर्डर सर्विस ओवरलोड नहीं होता है। पेमेंट सर्विस भी कंट्रोल्ड वे में लोड जाता है, सारे थ्रेड्स ब्लॉक नहीं होते हैं, फेलियर स्प्रेड नहीं होता है, कैस्केडिंग फेलियर नहीं होता है। ओके, सिंपल सा चीज है बट काफी पावरफुल है। अब नेक्स्ट है क्यू प्लस असिंक। क्यू मीन्स क्या? रिक्वेस्ट को लाइन में लगा देना। असिंक मतलब क्या? यूजर को वेट नहीं करवाना। जैसे इन अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट, यू प्लेस ऑर्डर, you get a token, you sit and wait, and kitchen prepares food in background. So you're not standing at the counter. Normal scenario में यूजर रिक्वेस्ट आती है, ऑर्डर सर्विस पेमेंट सर्विस को कॉल करता है,
वो थ्रेड वेट करता है, थ्रेड ब्लॉक होता है और सिस्टम हैंग हो जाता है अगर पेमेंट सर्विस स्लो हुआ तो। बट क्यू प्लस असिंक में क्या होगा, यूजर रिक्वेस्ट आता है, ऑर्डर सर्विस रिक्वेस्ट को क्यू में डाल देता है, ठीक है, क्यू में डाल देता है और यूजर को तुरंत रिस्पॉन्स दे देता है, ऑर्डर रिसीव्ड प्रोसेसिंग पेमेंट। यूजर का वेटिंग टाइम कम हो गया। जैसे हमने ऊपर थ्रेड पूल देखा था ना, यहाँ पे थ्रेड पूल है, उसमें कोई एक कंपार्टमेंट लेट्स से बैकग्राउंड वर्कर्स के नाम है, ये भी ग्रुप ऑफ थ्रेड्स ही है। तो हुआ क्या, इसने क्यू में डाला रिक्वेस्ट और यूजर को रिस्पॉन्स दे दिया तुरंत, यूजर रिक्वेस्ट वाला थ्रेड फ्री हो जाता है। फिर बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, जैसा नाम बता रहा है, बैकग्राउंड में काम करते हैं जो थ्रेड्स, मेन थ्रेड नहीं बट बैकग्राउंड में जो वर्कर्स हैं वो क्यू से रिक्वेस्ट उठाते हैं, पेमेंट सर्विस को कॉल करते हैं। जब काम कंप्लीट होता है, ऑर्डर का स्टेटस जो पहले प्रोसेसिंग में होगा उसको पेमेंट सक्सेसफुल कर देते हैं अगर पेमेंट हो गया तो, बैकग्राउंड में हो गया। एसिंक्रोनसली हुआ, सिंक्रोनसली नहीं है कि यूजर को तब तक वेट करवाओ जब तक पेमेंट प्रोसेस नहीं हुआ फुल्ली, हमने तो तुरंत रिस्पॉन्स दे दिया। उसके बाद एसिंक्रोनसली बिहाइंड द सीन्स, बैकग्राउंड में ये काम हो रहा है, पिक करो एक, उसको भेजो और जो नॉर्मल प्रोसेसिंग होता है वो चलाओ। तो यहाँ यूजर फेसिंग थ्रेड्स जो था वो फ्री हो जाते हैं तुरंत, बैकग्राउंड वर्कर्स लिमिटेड होते हैं, पेमेंट लो हो भी जाए तो क्यू में एलिमेंट्स जाएंगे, वो ग्रो होता है तो क्यू ग्रो हो रहा है और सिस्टम क्रैश नहीं होता क्योंकि क्यू यूजर रिक्वेस्ट को अब्सॉर्ब कर लेती है और एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग की वजह से यूजर रिक्वेस्ट थ्रेड्स ब्लॉक नहीं होती है। देखो, लिया रिक्वेस्ट और फट से उसको रिस्पॉन्स दे दिया, चलो तो यहाँ पे जो थ्रेड हैंडल कर रही थी उसको वो तो फ्री हो गया ना, तो उसको मैंने ब्लॉक नहीं रखा तब तक जब तक पेमेंट सर्विस से रिस्पॉन्स नहीं आया। क्यू प्रेशर को अब्सॉर्ब करता है और एसिंक थ्रेड्स को ब्लॉक होने से बचाता है। ये था फिक्स फॉर कैस्केडिंग फेलियर्स। So in summary, bug is wrong logic, memory leak is memory keeps increasing, infinite loop is CPU stuck forever, dependency failure is what? Other service is down, तो तुमको भी सफर करना है। Cascading failure is अगर एक स्लो सर्विस है तो पूरा सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएगा। नेक्स्ट इज ह्यूमन एरर्स, मोस्ट कॉमन। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन, डिलीटिंग डेटा, डिप्लॉइंग रॉन्ग कोड, रीस्टार्टिंग रॉन्ग सर्वर। और पता है ह्यूमंस कॉज मोर आउटेजेस देन हार्डवेयर, जैसे डिलीटिंग इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप चैट। और एसक्यूएल क्वेरी का एक ह्यूमन एरर एग्जांपल लेते हैं, मस्त वाला, रन डिलीट फ्रॉम यूजर्स विदाउट द वेयर क्लॉज। तो इससे क्या हुआ, पूरा यूजर स्टेबल उड़ गया। कोशिश क्या था, किसी एक पर्टिकुलर यूजर का डेटा उड़ाना था, मित्र करने से, वेयर क्लॉज नहीं डालने से पूरा डेटाबेस गायब हो गया। तो अगर उसका बैकअप नहीं है देन गॉड हेल्प। उसके लिए क्या क्या फिक्सेस हैं, क्या क्या सोल्यूशन है हमारे पास? पहला है सैंड बॉक्सेस। बॉक्स का मतलब होता है एक सेफ इन्वायरमेंट जहां हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बिना रियल यूजर्स को अफेक्ट किए। जैसे किड्स के लिए प्ले एरिया होता है, वहां गिरना पड़ना अलाउड है बट रियल रोड पर नहीं। So similarly, Sandbox is a safe playground for software developers. अगर production is equal to real users, तो Sandbox is equal to practice system. Example, new feature test करना, configuration change try करना, data के साथ experiment करना, ये सब Sandbox में होता है, production में नहीं। Sandbox में हम mistakes कर सकते हैं, learning कर सकते हैं, और अगर कुछ टूट जाए कोई real user impact नहीं होता। Next है testing, like thorough testing, such that human errors avoid हो सकता है। रोल बैक का मतलब होता है अगर नया चेंज गलत हो जाए तो वो पुराने वर्किंग स्टेट में चले जाना जहां सब काम कर रहा था। जैसे अगर तुमने अपने कोड का कोई न्यू वर्जन डिप्लॉय किया V2, उसमें बग आ गया, यूजर्स कंप्लेन कर रहे हैं, तो रोल बैक करो। रोल बैक क्या होगा उसका, V2 हटाओ, V1 पे वापस ले जाओ, तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग। ये क्या है? मॉनिटरिंग का मतलब होता है सिस्टम का हेल्थ चेक करते रहना। जैसे सिस्टम स्लो तो नहीं है, एरर्स आ रहे हैं या नहीं, लोड ज्यादा तो नहीं है। मॉनिटरिंग टूल्स दिखाते हैं पीपीयू यूजेज, मेमोरी यूजेज, एरर रेट, रिस्पॉन्स टाइप और भी बहुत सारे मैट्रिक्स। ठीक है, तो मॉनिटरिंग से हमें पहले ही पता चल जाता है कि सिस्टम में कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि अलर्ट्स आते हैं जो हमने कॉन्फ़िगर करके रखा होगा उस मॉनिटरिंग टूल में। लेट्स से मैंने कॉन्फ़िगर किया 70% CPU यूजेज पे हाई प्रायोरिटी अलर्ट देना, 40% एरर रेट पे भी हाई प्रायोरिटी अलर्ट देना, मीडियम प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंगली मुझे अलर्ट्स मिलेगा। तो इससे बिग फेलियर अवॉइड हो सकता है।
इशू जल्दी फिक्स हो जाता है। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, होवर डॉग्स। उसमें अनडू बटन होता है प्रीवियस वर्जन पे जाने के लिए, उसमें वर्जन हिस्ट्री भी होता है, कोई पुराने स्पेसिफिक वर्जन पे जाने के लिए। कुछ सिनेरियोज देखते हैं